दोस्तों कोई भी एजुकेशन सिस्टम अगर आता है हमारे देश में तो एक नई व्यवस्था लेकर के आता है, एक नई सोच लेकर के आता है दोस्तों। साथ ही साथ ये एक विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का मार्ग लेकर के आती है। चाहे कोई भी शिक्षा नीति आप देख लें, लेकिन कौन सी ऐसी शिक्षा नीति थी जिसने हमारे पूरे देश की विधि व्यवस्था बदल करके रख दी थी। एक नई सोच के साथ साथ एक नई व्यवस्था को हम पर लादने का प्रयास किया था। इन सब पर चर्चा मैं आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूँ। दोस्तों मैं जिस टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ वह है मैकाले का विवरण पत्र या घोषणा पत्र। मैं आज आपको बताऊंगा कि मैकाले कौन था दोस्तों, इसे भारत क्यों लाया गया था, और इसका जो विवरण पत्र या घोषणा पत्र भी उसको कहते हैं, ये जो ले करके आया उसने कैसे पूरे हिंदुस्तान को बदल के रख दिया, कैसे अंग्रेजी को शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया, भारत के साहित्य को कैसे दरकिनार कर दिया गया, इसे कूड़े में फेंकने वाला ग्रंथ और साहित्य तक कह दिया था। इस मैकाले ने क्यों, आखिर क्या कारण था, इन सब पर चर्चा मैं आज आपके साथ करने वाला हूँ। दोस्तों इसके विवरण पत्र को आधार मान करके किस तरह से बेंटिंक ने 1835 में नई शिक्षा नीति लाई, इस पर मैं चर्चा करूंगा। और वो शिक्षा नीति कितना प्रभावशाली साबित हुआ, ये मैकाले का जो विवरण पत्र था वो भारत पर कितना प्रभाव डाल पाया, तात्कालिक रूप से और दीर्घकालीन रूप से, जिसका परिणाम आज हम देखते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आज आपको मैकाले के इस विवरण पत्र का गुण अवगुण, इसमें जो निहित सभी बातें थी, उन सब पर चर्चा मैं आज आपके साथ करने वाला हूँ। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं कि इस मैकाले का विवरण पत्र क्या था, उसने कैसे भारतीय व्यवस्था को परिवर्तन किया, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो 1835 में जो नई शिक्षा नीति थी उससे कितना प्रभावित थी, और कैसे उस नीति के द्वारा हम पर इंग्लिश को लाद दिया गया। दोस्तों मैकाले के घोषणा पत्र में हम सबसे पहले जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं आपके साथ वो है मैकाले कौन था और मैकाले को भारत आने का क्या कारण था। तो देखिए मैकाले कौन था, तो लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम पहले जान लीजिए। इसका पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकाले। वो प्रसिद्ध इंग्लिश का पोएट था, एसे राइटर यानी निबंधकार था, इतिहासकार था, पॉलिटिशियन था। उसका जो जन्म हुआ वो 25 अक्टूबर 1800 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु 28 दिसंबर 1859 ईस्वी में हुई थी। एक एसे राइटर और समीक्षक के रूप में उसने ब्रिटिश इतिहास पर जमकर लिखा था। बात करते हैं मैकाले का भारत आगमन पर, तो देखिए 1830 में वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर चुना गया और 10 जून 1834 को वह गवर्नर जनरल यानी भारत के गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला कानूनी सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया था। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इसका भारत आने का कारण क्या हुआ। तो देखिए भारत का जो प्रशासन था उस समय जातीय द्वेष और भेदभाव पर आधारित और दमनकारी था। ओरिएंटल वेस्टर्न यानी प्राच्य पाश्चात्य विवाद उच्चतम रूप धारण कर चुका था और बेंटिंक को यह विश्वास था दोस्तों कि मैकाले जैसा प्रकांड विद्वान, मैंने अभी बताया कि मैकाले कितना विद्वान था, उसकी विशेषताओं का भी चर्चा मैंने अभी आपके साथ किया, तो विद्वान ही इस विवाद को समाप्त कर सकता था। इस विचार से उसने मैकाले को बंगाल की जो लोक शिक्षा समिति थी उसका सभापति नियुक्त किया। फिर उसने मैकाले से 1813, यहाँ आप इसे सुधार लें, ये 1813 है, 43 नहीं,
1813। तो दोस्तों 1843 की 43वीं धारा में अंकित 1,00,000 रुपए की राशि को व्यय करने की विधि और अन्य विवादग्रस्त विषयों के संबंध में कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किससे किया? मैकाले से किया। दोस्तों अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि मैकाले का घोषणा पत्र क्या था। तो देखिए मैकाले ने सबसे पहले क्या किया, तो 1813 की जो आज्ञा पत्र की 43वीं धारा और उस पर अध्ययन किया और दोनों दल यानी प्राच्य पाश्चात्य ओरिएंटल वेस्टर्न, इन दोनों दलों के वक्ताओं का सूक्ष्म अध्ययन किया। फिर उसने तर्कपूर्ण और बलवती भाषा में अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध घोषणा पत्र में लेखबद्ध करके दोस्तों 2 फरवरी सन 1835 को बेंटिंक को सौंप दिया, उसके पास भेज दिया। अब इसके प्रमुख अंश क्या थे घोषणा पत्र के? तो देखिए मैकाले के घोषणा पत्र के जो प्रमुख अंश की हम लोग बात करते हैं उसमें सबसे मुख्य जो है दोस्तों वह है 43वीं धारा की व्याख्या। तो इसमें क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या था, साहित्य की बात आ रही थी। जो ओरिएंटल वेस्टर्न के बीच में जो विवाद उत्पन्न हो गया था और ऐसा ये विवाद था जिसे बेंटिंक सुलभ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने मैकाले को बुलाया था। तो साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं, ये किसने कहा? मैकाले के घोषणा पत्र में 43वीं धारा की व्याख्या करते हुए मैकाले ने कहा कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किया जा सकता है। यानी यहीं पर उसने इनके साथ अंग्रेजी शब्द को जोड़ दिया, अंग्रेजी साहित्य को जोड़ दिया, क्योंकि इसका मकसद ये सोल्व करना नहीं बल्कि कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति को भारतीय संस्कृति के ऊपर लादना था। तो 1,00,000 रुपए की जो धनराशि व्यय करने की बात जो 1813 के 43वीं धारा में आया था, जो सबसे मुख्य मुद्दा उस समय हो गया था जिसको लेकर के विवाद हो रहा था, सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उसने कहा कि सरकार इसे जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती है, वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। भारतीय विद्वान, मुसलमान, मौलवी एवं संस्कृत के पंडित, देख लीजिए इसने किसी धर्म को नहीं छोड़ा, के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेजी को इन सब के बीच शामिल करना उसका मुख्य मोटिव था। तो इसने अंग्रेजी के पक्ष में तर्क दिए, यानी कि कहीं ना कहीं 43वीं धारा का सॉल्यूशन निकालने में भी अंग्रेजी को उसमें सम्मिलित किया। और अंग्रेजी को क्यों मैं सम्मिलित कर रहा हूँ, क्यों ये महत्वपूर्ण है, इस पर उसने तर्क दिया। तो उसने क्या कहा कि आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की व्याख्या करने के बाद मैकाले ने प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य का खंडन किया और अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान यानी कि वेस्टर्न नॉलेज और साइंसेस को शिक्षा का शक्तिशाली समर्थन उसने किया। दोस्तों सबसे पहले मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अध्ययन के लिए पूर्ण रूप से निरर्थक बताया। दोस्तों यानी यहीं से उसने इंडियन लिटरेचर को दबाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। तो निरर्थक बताया और लिखा कि भारत के निवासियों में प्रचलित देसी भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान दोष का अभाव है और वे इसी अविकसित तथा गंवारू, देखिए उसने भारतीय साहित्य को अविकसित कहा, गंवारू कहा। ऐसा वो इसके दिमाग में इसलिए भी आ सकता है ना दोस्तों, क्योंकि उसने भारतीय साहित्य को तो पढ़ा नहीं था। अगर वो वेद पढ़ लेता, उपनिषद पढ़ लेता, इवन अगर वो कुरान भी पढ़ लेता, तो आप सोचिए कि उसके मन में इस तरह का विकार उत्पन्न नहीं होता इंडियन लिटरेचर्स के बारे में। तो दोस्तों जब तक उसको
वाय भंडार से संपन्न नहीं किया जाएगा। उसने बताया कि ये गंवारू हैं, अविकसित हैं और ये तब तक रहेंगे जब तक इसमें वाय भंडार मतलब अंग्रेजी का प्रसार उसमें हो, इंग्लिश उसमें मिक्स हो, तो संपन्न नहीं किया जाएगा। तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद न हो सकेगा। ये ऐसा उसने कहा। दोस्तों, कहीं न कहीं भारतीय साहित्य को, इंडियन लिटरेचर्स को इसने बर्बाद करने की शुरुआत कर दी थी। तो भारतीय भाषाओं की निरर्थकता सिद्ध करने के पश्चात मैकाले ने अरबी, फारसी तथा संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी को ज़्यादा उच्च स्थान देते हुए लिखा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं है। उसने सीधे यहाँ तो निरर्थक और अविकसित कह दिया। अब यहाँ क्या कहता है कि जो एक अच्छा यूरोपीय जो लाइब्रेरी है उसका एक अलमारी जो है, मतलब एक ही अलमारी, और भारत का और भारत के जितने भी लिटरेचर्स हैं, अरबी लिटरेचर्स हैं, इनका पूरा का पूरा उनके लेवल में बताता था। यानी भारत का पूरा और यूरोप का एक अलमारी। ये इसीलिए कर पाया दोस्तों क्योंकि इसने भारतीय साहित्य को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा था। इस प्रकार अरबी, फारसी और संस्कृत के अध्ययन क्षेत्र से बाहर निकालकर मैकाले ने अंग्रेजी को इनकी अपेक्षा अधिक समृद्ध बताया और उसके अध्ययन के पक्ष में तर्क दिए। उन तर्कों को हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। उसने तर्क दिया कि अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है, यानी कि शासक कौन थे? अंग्रेज थे, तो उनकी भाषा है, और भारत के उच्च वर्ग द्वारा बोली जाती है, यानी जो उस समय संपन्न थे भारतीय, उनके द्वारा। और डेफिनेटली वो उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, वो पाश्चात्य यानी वेस्टर्न एजुकेशन को ग्रैब कर रहे थे, तो उनके द्वारा भी बोली जाती है। इसने तर्क दिया ऐसा। और पूर्वी समुद्रों में व्यापार की यह भाषा बन गई है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में भी क्या है, जितने भी देश हैं उन सब के बीच कम्युनिकेशन का कौन सा साधन है? कम्युनिकेशन का साधन इंग्लिश ही है। तो उस समय इसने कम्युनिकेशन मीडियम के रूप में इंग्लिश को घोषित उस समय ही कर दिया। तो अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी है, उसका ऐसा मानना था, क्योंकि वह नवीन ज्ञान की कुंजी है। उसका कहना था कि भारतीय जो साहित्य हैं, अरबी जो साहित्य हैं, उसमें नवीन ज्ञान, नए ज्ञान की कमी है और अंग्रेजी इन सब की पूर्ति करती है। इसलिए इंग्लिश इज़ बेटर देन इंडियन एंड अरबी लिटरेचर। अब हम लोग मैकाले के घोषणा पत्र के गुण एवं दोष की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके गुणों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? प्राच्य पाश्चात्य यानी ओरिएंटल वेस्टर्न जो विवाद उस समय उत्पन्न हुआ था, जिसके लिए इसे बुलाया गया था, तो के विषय में चतुराईपूर्ण सुझाव। तो देखिए क्या है कि मैकाले जो था वो भारत में पाश्चात्य साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहता था, प्रसार करना चाहता था, परंतु उसने जिस चतुराई से धारा 43 की व्याख्या की उसके लिए वह प्रशंसा का पात्र है। उसने अपने तर्क इस प्रकार प्रस्तुत किए दोस्तों कि भारतीय भी उसके शब्दजाल में फंस गए और वे भी यानी भारतीय भी उसके तर्कों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। दूसरा जो इसका गुण है वो है पाश्चात्य साहित्य की वकालत इसने की। देखिए मैकाले ने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के पक्ष में इतने ठोस तर्क प्रस्तुत किए जिससे वह यह लगने लगा कि पाश्चात्य साहित्य संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। लोगों को ऐसा समझ में आने लगा। मैकाले ने भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित करने के लिए कहा। यह उसके विवरण पत्र का एक महत्वपूर्ण गुण था। दोस्तों भारत के जितने भी जो साहित्य थे उसका इंग्लिश में अनुवाद होना शुरू हो गया था। तीसरा है दोस्तों वह है प्रगतिशील शिक्षा की वकालत। उस समय भारत की में जो शिक्षा दी जाती थी वह रूढ़िवादी थी।
प्राचीन शिक्षा साहित्य प्रधान थी, यानी कि उसमें लिटरेचर के से पढ़ाया जाता था एवं शिक्षण विषयों में भी किसी प्रकार की मॉडर्न व्यवस्था नहीं थी, आधुनिकता नहीं थी। मैकाले ने भारतीय रूढ़िवादी शिक्षा को दोस्तों आधुनिक बनाने पर जोर दिया। उसने कहा कि भारत में प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया जाए, जो उसका एक विवरण पत्र का मुख्य गुण है। उसके बाद है धार्मिक शिक्षा पर रोक। देखिए दोस्तों, इसमें क्या था कि उस समय जो वैदिक पाठशालाओं में हिंदू धर्म की मकतब, मदरसों में इस्लाम धर्म की, ईसाई मिशनरियों के विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जा रही थी। मैकाले ने इसमें परिवर्तन किया। मैकाले ने सरकार द्वारा जो अनुदान प्राप्त होता था किसी विद्यालय को, उसमें धार्मिक शिक्षा न दिए जाने की सिफारिश की, और ऐसा करना तो उसका स्वागत योग्य सुझाव था, ये मानना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, इतने गुण पढ़े तब उसके दोषों को भी देख लीजिए। जो दोस्तों, आप घोषणा पत्र के दोष की चर्चा करते हैं, तो पहला क्या है? धारा 43 की पक्षतापूर्ण व्याख्या। अभी हम लोग गुण में देख रहे थे कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में चतुराईपूर्ण सुझाव दिया था इसने, और इसको धारा 43 के लिए ही बुलाया गया था मूल रूप से, और इसने उसमें पक्षतापूर्ण व्याख्या किया। तो क्या किया कि मैकाले ने आज्ञा पत्र 1813 की धारा 43 की जिस प्रकार व्याख्या की दोस्तों, वह पूरी तरह से पक्षतापूर्ण था। यह बात दूसरी है कि उसने अपने चतुराईपूर्ण तर्कों से धारा 43 की व्याख्या को उचित सिद्ध कर दिया। पक्षतापूर्ण इसलिए था क्योंकि उसने अंग्रेजी को महत्व दिया इसमें, और 1 लाख रुपए की जो व्यवस्था थी उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको भी जो खर्च करने की व्यवस्था की, वो भी था ये अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत थी। उसने मैं आगे भी इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाना। देखिए दोस्तों, इसमें क्या था कि किसी भी देश की शिक्षा का माध्यम उस देश की मातृभाषा अथवा प्रांतों की प्रांतीय भाषा होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान है तो यहाँ की मातृभाषा हिंदी थी, और प्रांतों की जो प्रांतीय भाषा है वो अपना अलग अलग है, आज भी अलग अलग है, वो ऐसा होनी चाहिए। लेकिन मैकाले ने भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाने का सुझाव दिया, जो पूरी तरह से निराधार था। दोस्तों, अंग्रेजी से लोग अनभिज्ञ थे, जो मिडिल क्लास था, जो लोअर मिडिल क्लास था, लोअर क्लास था, ये सब अंग्रेजी से अनभिज्ञ थे। किंतु मैकाले ने भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बजाने का सुझाव दिया। इससे बहुत से भारतीय शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो गए दोस्तों। तीसरा है भारतीय साहित्य का अपमान। ये सबसे बड़ा दोष है इसका। मैकाले ने भारतीय साहित्य को बहुत ही निम्न कोटि का बताया और उसका मजाक उड़ाया। दोस्तों, अगर मैकाले वेद पढ़ लेता, उपनिषद पढ़ लेता और रामायण पढ़ता, गीता पढ़ता, तो उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान आता, और जिस तरह से भारत में चरक संहिता, भौतिक ज्ञान, अथर्ववेद के भौतिक ज्ञान, इन सब की चर्चा है दोस्तों। आयुर्वेद विज्ञान का जिस तरह से चर्चा है, अगर वो पढ़ लिया होता ना, तो ऐसी बात वो कभी नहीं करता। 4 नंबर है दोस्तों कि भारत में नए वर्ग का निर्माण। देखिए, मैकाले भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता यानी कि वेस्टर्न सभ्यता और संस्कृति का समर्थक हो तथा ब्रिटिश शासकों को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करे। शुरू से ही ये मोटिव रहा अंग्रेज़ों का। तो वे जन्म से ऐसा उसने सोचा कि भारतीयों को हम ऐसा बना दें कि वो जन्म से तो भारतीय हों, लेकिन विचार से, रुचियों से, व्यवहार से अंग्रेज हों। उसके बाद है दोस्तों भारतीय भाषाओं की उपेक्षा। मैकाले ने भारतीय भाषाओं के संबंध में लिखा दोस्तों कि ये अविकसित हैं, गंवारू हैं, तथा भारतीयों को भी इन भाषाओं को सीखने में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। तुम कौन होते हो ऐसे बताने वाले, ऐसा उसने कहा दोस्तों। इसलिए हम भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देना तुरंत बंद कर दिया जाए।
उसने कहा भारतीय भाषा में शिक्षा मत दो, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दो। इसके फलस्वरूप भारतीय भाषाओं की उपेक्षा होनी शुरू हो गई। मैंने अभी आपको बताया ना कि इंग्लिश के हिंदी के जो लिटरेचर थे वो भी, उसका भी अनुवाद इंग्लिश में होना शुरू हुआ था। उच्च शिक्षा देने में पक्षतापूर्ण रवैया दोस्तों। तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से है दोस्तों। ये शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में आज भी है, 21 में इसका उल्लेख है। तो किसी भी जाति या वर्ग के लिए उसको सीमित करना मानवीय अधिकारों का हनन है। मैकाले ने उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए कही। ये बिल्कुल गलत बात थी, जो कि एक अनुचित सुझाव था दोस्तों। उसने कहा कि उच्च वर्ग के संपर्क में आकर शिक्षा निम्न वर्ग तक स्वयं ही पहुंच जाएगी। अरे कोई करंट है जो एक जगह रखे तो दूसरे जगह, किसी भी लोहे पर रखे तो दूसरे जगह पहुंच जाएगा? क्या ये उच्च वर्ग जो थे वो कोई लोहे थे या ये विद्युत के सुचालक थे? तो शिक्षा के सुचालक थे। तो उसने जिस तरह से ये बातें कही वो बेकार थी, निरर्थक थी दोस्तों। यह उसका चालाकी भरा सुझाव था। इससे उच्च शिक्षा देने में भेदभाव उत्पन्न हो गया और उच्च शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित हो गई। इससे भारत में दो वर्ग उत्पन्न हो गए, एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला उच्च वर्ग और दूसरा उच्च शिक्षा से वंचित होने वाला निम्न वर्ग। तो हम लोग सबसे पहले मैकाले के घोषणा पत्र के प्रभाव पर चर्चा करते हैं और उसके अंतर्गत सबसे पहले इसके तात्कालिक जो प्रभाव थे उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में जो तत्कालिक प्रभाव है उसमें पहला है कि भारत में इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स और कॉलेज खुलने शुरू हो गए। इसकी नींव इतनी मजबूत थी दोस्तों कि इनका विकास बहुत तेज़ी से हुआ और यह एजुकेशन सिस्टम हमारे देश की मूल एजुकेशन सिस्टम बन गई। आज भी हमारा देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इस माध्यम पर जोर देता है। ये अलग बात है कि आज के समय में अब हिंदी पर जोर दिया जा रहा है, बहुत से उच्च शिक्षा जो प्राप्त करने का माध्यम हिंदी को भी रखा जा रहा है। दूसरा है दोस्तों, अंग्रेजी को राजकाज की भाषा घोषित कर दिया गया। सरकार ने एक आदेश पत्र जारी किया जिसमें यह निर्देश दिया गया कि सरकारी नौकरी में जो अभ्यर्थी अंग्रेजी का ज्ञान रखते हैं उन्हें वरीयता दी जाए। यानी कि यहाँ भी कहीं न कहीं निम्न वर्गों को उपेक्षा झेलनी पड़ी। सरकार ने मैकाले के सुझाव से प्रभावित होकर इन सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति की घोषणा की। अब आते हैं दीर्घकालीन प्रभाव के पर चर्चा। देखिए, भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य तथा अंग्रेजी का ज्ञान हुआ जो आज तक बेहतर है और अन्य जो विकासशील देश हैं उसके मामले में, तो जिससे वर्तमान संदर्भ में अनेक लाभ हो रहे हुए भी हैं। तो मैकाले ने रूढ़िवादी शिक्षा के स्थान पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जिससे बालक और राष्ट्र की उन्नति हो सके। उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी दोस्तों वह धार्मिक अधिक थी तथा उसमें सामाजिकता का अभाव था। मैकाले ने भारत में धार्मिक शिक्षा का विरोध किया। किसी भी लोकतंत्र में धार्मिक शिक्षा एक निश्चित मापदंड तक दिया जाना चाहिए। ये ऐसा उसने, और ये सही भी है दोस्तों आज के समय में। तो इस सुझाव से प्रभावित होकर भारतीयों ने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति रुचि दिखाई। तभी तो कहा जाता है कि चतुर्पूर्ण उसका ये विवरण पत्र था। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि इस आधार पर मैकाले के विवरण पत्र, घोषणा पत्र के आधार पर बेंटिंक की जो शिक्षा नीति आई 1835 पर, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, बेंटिंक को मैकाले का विवरण पत्र कब मिला? 2 फरवरी 1835 को। उसने इस पर गंभीरता से विचार किया। सुझावों को स्वीकार करते हुए 7 मार्च 1835 को ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई। दोस्तों, जो मैकाले का कहा गया, मैकाले ने कहा, उसे बेंटिंक ने हूबहू लागू कर दिया था। तो क्या था? देखिए, यह नीति इस प्रकार थी। धन की कमी के कारण सरकार जन शिक्षा की व्यवस्था
नहीं कर सकेगी। यही जन शिक्षा के लिए उसको सभापति नियुक्त किया गया था मैकाले को। उसने कह दिया कि इसके लिए व्यवस्था नहीं कर सकती है सरकार, क्योंकि उसके पास धन की कमी है। धन राशि का व्यय केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक सोची समझी साजिश थी अंग्रेजी को भारतीयों के ऊपर लादने की। प्राच्य साहित्य के रखरखाव पर किसी भी प्रकार का धन व्यय नहीं किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जो था मैकाले, वो जो हमारे देश का, भारत का, अरबियों का जो साहित्य था उसको तो नीचा दिखाया, उसको कूड़े में फेंकने जैसा बात कहा था। तो इन सब चीज़ों को समझ करने के बाद उसने कहा कि इसके लिए व्यय नहीं किया जाएगा। फिर उसका जो चौथा जो नीति था वो उच्च, जो ये मतलब उसकी नीति नहीं कह सकते हैं इसको, जो नई शिक्षा नीति थी वो थी कि उच्च वर्ग के जो थोड़े व्यक्ति हैं उन्हें शिक्षित करने के बाद शिक्षा का उत्तरदायित्व इन्हें सौंप दिया जाए। यानी इनको पूरी तरह से ट्रेंड कर दिया जाए और ट्रेनिंग, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको ट्रेनिंग इनके द्वारा दिया जाए। और उस समय जिस तरह से आपसी विद्वेष था दोस्तों, ऐसा होना संभव नहीं था। और इससे एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप हो रहा था, एक बहुत बड़ा लोगों के बीच गैप उत्पन्न हो रहा था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच। तो दोस्तों ये था मैकाले का घोषणा पत्र या विवरण पत्र, और उसके आधार पर बेंटिंग की शिक्षा नीति 1835। जय हिंद।